हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की सीरीज को, जिसमें आज हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद अब आती है लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हिंदी में बोलते हैं बड़ी आंत। हिंदी में बोलते हैं बड़ी आंत। स्टूडेंट्स, इसको हम लार्ज क्यों बोलते हैं? देखा जाए तो इसकी जो लेंथ रहती है वो क्या है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है, लेकिन इसको लार्ज इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो ये ल्यूमन रहता है ना, मतलब इसकी जो मोटाई रहती है वो ज्यादा होती है। इस वजह से इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है। अगर मैं बात करूं इसके डायग्राम की, तो जो इसका डायग्राम इस तरीके का होता है। देखो, ये इसमें स्टार्टिंग से कौन सा पोर्शन रहता है, ये रहता है अपेंडिक्स, सॉरी ये रहता है अपेंडिक्स वाला पोर्शन। ये है हमारा अपेंडिक्स। इसके बाद है ये वाला जो पोर्शन है, ये रहता है सिक्कम। इसके बाद है ये वाला जो पोर्शन है, इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलोन। ये वाला है ट्रांसवर्स, क्योंकि ऐसे टेढ़ा है, ट्रांसवर्स। इसके बाद ये वापसी जाता हुआ असेंडिंग। देखो, कोई भी चीज आती हुई मतलब स्टार्ट हुई है ना, तो ये है असेंडिंग कोलोन, ये है असेंडिंग कोलोन। इसके बाद ये लेटी हुई है ट्रांसवर्स, टेढ़ी ऐसे याद रखना है। और नीचे जाती हुई तो डिसेंडिंग कोलोन। उसके बाद है ये सिग्मोइड कोलोन होता है, जो कि कैसा होता है, एस शेप का होता है। देखो, इस तरीके से एस शेप का है। उसके बाद है ये है हमारा रेक्टम रहता है। अच्छा, ये रेक्टम क्या करता है, ये स्टूल को खाली स्टोर करने का काम करता है। फिर ये रहता है एनएस, जहां से क्या होता है कि स्टूल बाहर पास आउट किया जाता है। अच्छा, अब है कि जो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स की सर्जरी के दौरान, जब अपेंडिसाइटिस एक सर्जरी होती है, उसके दौरान एक कट लगाया जाता है इसको रिमूव करने के लिए, जिसको बोलते हैं ग्रिड्रन इंसिजन। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा इंसिजन होता है अपेंडिसाइटिस का जो ट्रीटमेंट होता है। अपेंडिसाइटिस क्या होता है कि एक डिजीज कंडीशन, देखो मैंने बताया था प्रीवियस क्लासेस में कि जिस वर्ड के आगे आइटिस लगा मिल जाए, क्या लगा मिल जाए, आइटिस लगा मिल जाए, उसको क्या बोलते हैं, वो आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो जिस भी वर्ड के आगे आइटिस लगा मिल जाए तो मतलब इन्फ्लामेशन। तो अपेंडिसाइटिस मतलब अपेंडिक्स की इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो इसको ट्रीट करने के लिए क्या किया जाता है कि अपेंडिक्स को ही रिमूव किया जाता है, जिसको बोलते हैं अपेंडेक्टमी। एक्टमी मतलब किसी वर्ड को, किसी भी पार्ट को रिमूव करना है। तो एक्टमी का मतलब होता है किसी पार्ट को रिमूव करना। तो अपेंडेक्टमी जब सर्जरी होती है, तो उसके दौरान जो कट लगाया जाता है उसको बोलते हैं ग्रिड्रन इंसिजन। अच्छा, इसके बाद बारी आती है सिक्कम वाले पोर्शन की। तो ये वाला सिक्कम वाला पोर्शन अपेंडिक्स के साथ टच होता है। अच्छा, इस पोर्शन के अंदर क्या होता है कि इकोलाई है, जो बैक्टीरिया जो है, बोलते हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है, वो कौन सा होता है, इकोलाई बैक्टीरिया, वो यहाँ पर पाया जाता है, जो कि क्या करता है, नॉर्मल फ्लोरा को मेंटेन करता है। ये इस तरीके से यहाँ पर इसकी नॉर्मल फ्लोरा रहती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है ये असेंडिंग कोलोन है। ये वाला पूरा जो पोर्शन रहता है, ये कौन सा है, हमारा असेंडिंग कोलोन। अच्छा, जब ये यहाँ पर एक टर्न करती है ना, जब टर्न करती है तो यहाँ पर एक कर्व बनती है, ऐसे एक मोड़ बनता है, बोलते हैं ना एक रास्ता, एक मोड़ बन गया। ठीक है, उस मोड को बोलते हैं हिपैटिक प्लेक्सर। इसको क्या बोलते हैं, हिपैटिक प्लेक्सर, क्योंकि यहाँ के आसपास क्या होता है, हमारा लिवर प्रेजेंट होता है, तो हिपैटिक प्लेक्सर। उसके बाद बात करते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। जो ट्रांसवर्स कोलोन होता है, उसके बाद ये इस तरीके से टेढ़ा होता है। अच्छा, अब इसके बाद है कि जब ये ट्रांसवर्स कोलोन से हम कहाँ पर जाते हैं, डिसेंडिंग कोलोन की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर भी एक प्लेक्सर बना होता है, जिसको बोलते हैं, हम बोलते हैं स्प्लेनिक प्लेक्सर, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, स्प्लीन का एरिया प्रेजेंट होता है। तो ये वाला कौन सा होता है, हिपैटिक प्लेक्सर। उसके बाद होता है स्प्लीनिक प्लेक्सर, जो सिग्मोइड कोलोन के पास है। आप लोग ऐसा याद कर सकते हो, है ना। उसके बाद है बारी आती है इसके सबकी लंबाई की। तो देखो, जो असेंडिंग कोलोन की जो लंबाई होती है वो होती है 15 से 20 सेंटीमीटर, यानी कि 15 टू 20 सेंटीमीटर। ये याद रखना है, जो लंबाइयां हैं वो हम सारी किसमें पढ़ रहे हैं, सेंटीमीटर में। कई बार एग्जामिनर आपको उलझाने के लिए वन लाइनर क्वेश्चन में क्या डाल देता है कि 15 से 20 इंच डाल देता है। आप हड़बड़ी में रहते हैं, आपको याद 15 से 20 है, लेकिन आपको इसके बाद की यूनिट भी याद रखनी है, जो कि क्या है, इंचीज में है। तो ये वन लाइनर बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद बारी आती है ट्रांसवर्स कोलोन की, जो कि कितना रहता है, 45 सेंटीमीटर। कितना रहता है, 45 सेंटीमीटर। ये सबसे लंबा पार्ट होता है किसका, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक है। उसके बाद आती है बारी डिसेंडिंग कोलोन की। डिसेंडिंग कोलोन की जो लंबाई रहती है वो रहती है कितनी, 25 सेंटीमीटर। कितनी रहती है, 25 सेंटीमीटर रहती है। उसके बाद आता है सिग्मोइड कोलोन, जिसकी लंबाई सेम कितनी रहती है, 25 सेंटीमीटर। इसके बाद है रेक्टम, जिसकी लंबाई रहती है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद है एनएस, जिसकी लंबाई रहती है 4 सेंटीमीटर।
अच्छा, इसके बाद क्या है कि देखो एक चीज याद करने की, अब जैसे ही हमने खाना खाया उसके अंदर क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी उसका जूस मिक्स हुआ, ठीक है, उससे पहले स्टमक के अंदर भी उसका जूस मिक्स हुआ, तो जब यहाँ पर खाना पहुंचता है ना, तो वो कौन सी फॉर्म में रहता है, वो बिल्कुल कैसी फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। कि कौन सी फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। उसके बाद जैसे ही क्या है, फिर यहाँ पर इसका क्या हुआ कि नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होना शुरू होता है खाने का ना। तो जैसे जैसे एब्जॉर्प्शन होना शुरू होता है, तो यहाँ पर पानी का एब्जॉर्प्शन हो गया, वाटर एब्जॉर्प्शन हो गया, कार्बोहाइड्रेट इन सबका। तो जैसे जैसे वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, तो खाने में से अगर पानी निकलता चला गया तो क्या बचा जाएगा, वो सॉलिड होता चला जाएगा। तो याद रखना है कि जी हमारे जो असेंडिंग कोलन के अंदर फूड कैसे फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बिल्कुल लिक्विड। उसके बाद ट्रांसवर्स कोलन के अंदर कैसा प्रेजेंट होता है हमारा, सेमी लिक्विड, है ना। सेमी लिक्विड मतलब उसके अंदर से पानी निकलना शुरू हो गया है। उसके बाद है यहाँ पर पूरा पानी का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। उसके बाद है डिसेंडिंग कोलन के अंदर जब जैसे ही खाना आता है, तो वो कौन सी फॉर्म में होता है, वो होता है सॉलिड फॉर्म में। तो वो कौन सी फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में। इसके बाद है जैसे ही फिर क्या है, सिग्मोइड कोलोन, और यहाँ से क्या है, रेक्टम के अंदर क्या है कि कुछ देर के लिए स्टोर किया जाता है। किसके अंदर, रेक्टम के अंदर। तो रेक्टम को क्या बोलते हैं, स्टूल का क्या होता है, स्टोरेज बैग भी होता है ये, कि कुछ टेम्परेली क्या किया जाता है, स्टोर करने के लिए यहाँ पर स्टूल आता है जो फिकल मटेरियल रहता है, और उसके बाद क्या है, एनएस से बाहर निकाल दिया जाता है। अब अच्छा, एनएस में एक बात आपको ध्यान रखने की, यहाँ पर दो क्या होते हैं, स्फिंटर होते हैं। स्फिंटर मतलब क्या है, दरवाजे जैसी चीज है ना। कि जो इंटरनल स्फिंटर होता है वो कैसा होता है, हमारे कंट्रोल में होता है। उसके बाद क्या है, एनएस वाला जो ये वाला है, जो बाहर वाला जो स्फिंटर होता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो एनएस के पास क्या होता है, ये इंटरनल स्फिंटर होता है, और ये कौन सा होता है, एक्सटर्नल स्फिंटर होता है। इसके बाद आती है बारी इसके एक एक डिटेल को पढ़ने की। तो लार्ज इंटेस्टाइन है, मैंने बताया इसके 5 पार्ट होते हैं। सबसे पहले होता है सिक्कम, उसके बाद दूसरा असेंडिंग कोलोन, तीसरा ट्रांसवर्स कोलोन, चौथा डिसेंडिंग कोलोन, और पांचवा कौन सा होता है, सिग्मोइड कोलोन। अच्छा, उसके बाद है कि लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके अंदर क्या होता है, नॉर्मल फ्लोरा होता है, और क्या है, एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको इकोलाई बैक्टीरिया बोलते हैं। उसके बाद नॉर्मल फ्लोरा के फंक्शन क्या होते हैं, बार बार वर्ड आ रहा है ना, नॉर्मल फ्लोरा। तो इसके फंक्शन क्या क्या है, देखो सबसे पहले कि इंटेस्टाइन को किससे प्रिवेंट करने का काम करता है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने का काम करता है ये नॉर्मल फ्लोरा, ठीक है। उसके बाद है बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब, वाटर की रिकवरी करता है। क्योंकि मैंने बताया ना कि जो हमारा ट्रांसफर जो असेंडिंग कोलोन था, उसके अंदर पानी का एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाता है, तभी तो वो जो लिक्विड वाला फूड था वो हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा था, सेमी सॉलिड में या सेमी लिक्विड में, मतलब कुछ पानी निकल गया। तो यहाँ पर पानी सारा सोख लिया जाता है। तो जब पानी सोख लिया जाएगा, तो मतलब क्या, वो पानी बॉडी के अंदर यूज होगा, तो वाटर की रिकवरी करता है जैसे जैसे शरीर को जरूरत होती है। उसके बाद क्या है, एंटीऑक्सीडेंट सिक्रेट करता है, जो कि क्या है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करने की काम करते हैं। उसके बाद क्या है, विटामिन के का जो है फॉर्मेशन करता है। इसलिए कि देखो, जब भी एक न्यूबॉर्न पैदा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोग को बता रही हूँ, कि जब भी न्यूबॉर्न पैदा होता है, तो उसकी जो नॉर्मल फ्लोरा नहीं होता है, इस बात का मतलब है कि अभी वो स्ट्राइल है ना। तो और न्यूबॉर्न है, वो पैदा हुआ, तो ऐसा नहीं है कि पैदा होते एकदम से जो क्या है कि न्यूबॉर्न की बॉडी के अंदर जो ये है बननी शुरू हो जाएंगी, जो हमारी नॉर्मल फ्लोरा है। इनको फॉर्मेशन में टाइम लगता है ना, लेकिन तब तक विटामिन के तो चाहिए, क्योंकि विटामिन के का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, ये क्या होता है, एंटीकोगुलेंट होता है। ये एंटीकोगुलेंट होता है। अब बॉडी के अंदर विटामिन के नहीं है, तो मतलब क्या है, ब्लीडिंग अगर हो गई तो इसका मतलब वो प्रिवेंट कैसे होगी, वो रुकेगी कैसे, है ना। तो इसलिए विटामिन के जरूरी है। तो उस न्यूबॉर्न के अंदर अभी इंटेस्टाइन की अभी उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो विटामिन के की फॉर्मेशन कर पाए, इसीलिए तुरंत बच्चा पैदा होते ही कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, विटामिन के दिया जाता है, एंटीकोगुलेंट। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जी देखो, हमें जो वैक्सीन है वो तो याद रखनी ही है ना, कि बीसीजी पिलाई जाती है, ये सब है ना, लेकिन उसके अलावा एक एंटीकोगुलेंट मेडिसिन दी जाती है, इंजेक्शन दिया जाता है, वो कौन सा होता है, विटामिन के, जो आई थिंक 0.6 या 0.4 ऐसा कुछ करके दिया जाता है, इतना ml दिया जाता है। अच्छा, इसके बाद क्या है कि क्या करता है, ये क्या करता है, जो विटामिन के है वो एंटी कोगुलेंट होता है। तो ये होता है कि मतलब क्या है कि ये नॉर्मल फ्लोरा है, वो विटामिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसके बाद क्या है, ये क्या करता है, नॉर्मल फ्लोरा अमाइनो एसिड के ऊपर काम करता है, ठीक है। एक्टॉन अमाइनो एसिड कौन से होते हैं, प्रोटीन के डेरिवेटिव्स होते हैं, जो प्रोटीन की टूटी हुई फॉर्म होती है, ठीक है। और जब भी प्रोटीन टूटता है, अमाइनो एसिड बनता है, उसका जो
बोलते हैं वेस्टेज जो प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है, अमोनिया निकलता है। ये अमोनिया क्या होता है कि फिर लीवर के अंदर ट्रांसफर होता है और इसको क्या करता है, जो हमारा लीवर है वो यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करके यूरिया साइकिल के थ्रू कैसा होता है कि किडनी के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है ना, कैसा होता है कि बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, ये तो हो गई जी नॉर्मल फिजियोलॉजी। कैसी नॉर्मल फिजियोलॉजी की जी, देखो क्या हुआ कि हमारी जो ये नॉर्मल फ्लोरा है ये अमाइनो एसिड को तोड़ेंगी, अमाइनो एसिड को तोड़ के उसके अंदर से अमोनिया बनाएंगी। ठीक है, वो अमोनिया कहाँ पर चला जाएगा, हमारे लीवर भाई साहब के पास जाएगा। वो लीवर भाई साहब क्या करेगा कि इस अमोनिया को ट्रांसफर कर देगा किसके अंदर, ट्रांसफर करेगा यूरिक जो ये अमोनिया है इसको किसके अंदर, यूरिक एसिड के अंदर ट्रांसफर करेगा, कन्वर्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद है यूरिया साइकिल के थ्रू एक साइकिल बनते हैं, वो हम जब लीवर पढ़ेंगे तो बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे कि यूरिया साइकिल क्या होता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो यूरिक एसिड बन जाता है। अब ये यूरिक एसिड है ये क्या है, देखो इस तरीके से अमोनिया है। और अब दो तरीके हैं ना कि जी नॉर्मल कंडीशन में तो मैंने बताया कि कैसा होता है कि यूरिया साइकिल है, यूरिया साइकिल के थ्रू यूरिक एसिड बना और यूरिक एसिड क्या है हमारे यूरिन के थ्रू आउट हो गया, यूरिया वैसे ही निकलता है। लेकिन एक कंडीशन होती है कि जी लीवर सिरोसिस एक डिजीज कंडीशन आती है जिसमें क्या होता है कि लीवर के अंदर स्कार फॉर्मेशन हो जाती है। कैसी फॉर्मेशन होती है, स्कार फॉर्मेशन हो जाती है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लिवर सिरोसिस, स्कार फॉर्मेशन इन लीवर इज कॉल्ड एज सिरोसिस। तो ये क्या होता है, सिरोसिस ऑफ लीवर। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो अमोनिया था ना वो यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अब यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो ये बेसिकली अमोनिया क्या है, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू कहाँ चला जाएगा, ब्रेन में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ब्रेन में चला जाएगा। और इससे क्या होगा कि जी जो बंदे को न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। और दूसरा क्या है कि इसी वजह से क्या होता है कि लीवर की हिपेटिक इंसिफेलोपैथी की जी लीवर की वजह से ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन होना। ठीक है, इंसिफेलोपैथी। तो इंसिफेलो मतलब इंसिफेलस कौन सा होती है, ब्रेन की लेयर होती है ना, तो उसके अंदर इन्फेक्शन होना, डिजीज कंडीशन अराइज होना, उसको कंडीशन को क्या बोलते हैं, रे डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रे डिजीज बोलते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि इंटेस्टाइन है वो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। और लार्ज इंटेस्टाइन का जो फंक्शन होता है, कौन से वाला, ये जो अमोनिया वाला ये वाला जो फंक्शन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये थे किसके, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के। अब फंक्शन, अब इसके बाद इसके से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो एक बार हम देख लेते हैं जो प्रीवियसली पूछे गए। देखो लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्प्शन है मुख्यतः किस भाग में होता है, तो कौन से में होता है, कौन से मैकेनिज्म से होता है, सॉरी, तो कौन से मैकेनिज्म से होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम फॉलोड बाय ऑस्मोसिस। याद रखना है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ऑस्मोसिस। उसके बाद है टीनिया कोलाई कितनी लॉन्गिट्यूडल बैंड्स के रूप में प्रेजेंट होती है, तो कितने के प्रेजेंट होती है, 3 बैंड के रूप में, है ना। उसके बाद आता है अपेंडिक्स का जो लिम्फोइड टिश्यू है वो किस टाइप की इम्यूनिटी से संबंधित है, तो गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू होता है। ठीक है, कौन सा, गट, दैट इज गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। उसके बाद है मास पेरिस्टालसिस कब स्टिमुलेट होता है, कब स्टिमुलेट होता है, देखो अब जब इंटेस्टाइन के अंदर खाना पहुंचा, है ना, जैसे ही खाना पहुंचा मतलब आफ्टर मील क्या होता है कि ये जो पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट है, इस तरीके की पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन आएगा आफ्टर मील, ऑप्शन बी। उसके बाद है रेक्टो एनाल इनहिबिटरी रिफ्लक्स में रिलैक्सेशन किस मसल का होता है, तो किस मसल का होता है, रेक्टो एनाल इनहिबिटरी रिफ्लेक्स, मतलब रेक्टम की और एनाल के जो स्फिंक्टर्स होते हैं उनमें रोकने वाला जो रिफ्लक्स है वो रिलैक्सेशन का किस मसल से होता है, तो कौन से, इंटरनल और इंटरनल एनाल स्फिंक्टर की मसल्स की वजह से। उसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन में नॉर्मल पीएच लगभग कितना होता है, देखो मैंने बताया था कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो पीएच होता है वो स्लाइटली कितना होता है, एक न्यूट्रल सा होता है। क्योंकि देखो स्टमक के अंदर जो था एचसीएल का जो एचसीएल का पीएच था बहुत ज्यादा था, लेकिन उसके बाद वो खाना लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आया, वहां पर भी क्या होता है, एल्कलाइन जूस होता है। पेनक्रियाज का भी जूस मिक्स हो गया, वो भी कैसा होता है, एल्कलाइन नेचर होता है। तो कुल मिलाकर क्या होता है कि जी जो एसिडिक खाना आया था ना, एसिडिक पीएच के साथ खाना मिक्स होकर आया था, वो नीचे तक आते आते लार्ज इंटेस्टाइन तक कैसा हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो जी उसका जो पीएच रहता है वो कैसा रहता है, न्यूट्रल। और मैंने बताया था 6.35 से लेकर 7.35 से लेकर 7.45 तक कैसा रहता है, हमारा न्यूट्रल रहता है। तो ये इसी के बीच का है, हल्का से कभी कभार एसिडिक होता है, वो डिपेंड करता है अपने खाना क्या खाया है। लेकिन अगर बेसिकली मेनली देखा जाए तो एल्कलाइन इन नेचर हो जाते हैं। उसके बाद बारी आती है पोर्टर सर्कुलेशन में सुपीरियर रेक्टल वेन
किस में ड्रेन होती है, तो किस में ड्रेन होती है, इंफीरियर मिजेंट्रिक। जब अब हम क्या पढ़ेंगे, डिजीज कंडीशन पढ़ेंगे, तो उस कंडीशन में पढ़ेंगे कि जी किसके अंदर होती है, इंफीरियर मिजेंट्रिक वेन के अंदर। उसके बाद आता है हचपंग डिजीज में डिफेक्ट किस में होता है, हचपंग डिजीज में किसमें होता है, मिजेंट्रिक और ऑर्बैक प्लेक्सिस होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, डिजीज प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से ये डिजीज कंडीशन होती है हचपंग। उसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन में शॉर्ट चेन फैटी एसिड का सोर्स क्या होता है, तो वो कौन सा होता है, बैक्टीरिया फर्मेंटेशन। फाइबर को क्या करते हैं, फर्मेंट करते हैं बैक्टीरिया, ठीक है, फर्मेंटेशन ऑफ फाइबर, तो ये इसका क्या होता है, सोर्स होता है। उसके बाद क्या है, टेनिसमस सिम्टम्स किस कंडीशन से जुड़ा हुआ है, तो ये किसकी डिजीज कंडीशन से जुड़ा हुआ है, जब हम डिजीज कंडीशन पढ़ेंगे तब आएंगे, दैट इज रेक्टल इन्फ्लामेशन। इसके अलावा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो पूछ ली जाती है कि जी लार्ज इंटेस्टाइन है, उसकी टोटल लंबाई कितनी होती है, तो वो 1 से 2 मीटर होती है, जो कि आपको याद रखना है 100 to 200 सेंटीमीटर। अगर पूछे एग्जैक्टली के आसपास, तो 150 सेंटीमीटर यानी कि 1.5 मीटर के आसपास होता है। दूसरा है जी, पूछ लिया जाता है इसका डायमीटर कितना होता है, डायमीटर कितना होता है, 6 to 8 सेंटीमीटर होता है। तो ये डायमीटर ज्यादा होता है, इस वजह से क्या है, इसको क्या मैंने बताया था, लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है। वरना अगर देखा जाए तो लेंथ में अगर बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ हमारी 5 to 6 मीटर थी, लेकिन इसकी तो 1 to 2 मीटर है, तो मतलब होनी चाहिए छोटी। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी होती है, पतली होती है, ठीक है, पतली होती है और लंबी होती है। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन है, चौड़ी होती है, ठीक है, और छोटी होती है। तो इसके डायमीटर की वजह से इसको क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे जो टॉपिक बचते हैं वो कौन सा बचता है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में लीवर पढ़ेंगे हम। उसके बाद रहता है हमारा गॉल ब्लैडर, ठीक है। इसके बाद हमारा बचता है पेनक्रियाज, और कुछ स्टमक के रीजन्स वगैरह हमारे बचते हैं, जो कि क्वाड्रेंट्स हमारे जो स्टमक के एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारी एनाटॉमी फिजियोलॉजी खत्म हो जाएगी। इसके बाद आएगा हमारा कौन सा, डिजीज पोर्शन, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। हाँ, अगर इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम लगे, कुछ भी अगर पॉइंट गलत बताया गया हो, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।